बैसाख की सन्नाटे भरी दोपहरी, कभी एड़ी तो कभी थोड़ी देर पंजे को ऊंचे करके चलते वो बस स्टैंड के हाथे में स्थित एक छोटे से टीन सेट के नीचे खड़ा हो गया। क्षण भर बाद थकान और पीड़ा भरी निगाह उसने सामने भुट्टे बेचते हुए लड़के की ओर देखकर घुमाई। भैया, जरा भुट्टा दे देना, देख लेना कि भुट्टा पूरी तरह भुना हुआ है, और हाँ, नमक और मिर्च भी लगा देना। एड़ी के बल चले आ रहे आकृति के क्रियाकलाप को बड़ी देर से देख रहा भुट्टा बेचने वाला नवयुवक अपने को संयत नहीं कर पाया और धीमे से आर्द्र भाव से बोला, बाबा, यह क्या? पैरों में जूते तो डाल लिए होते, ऐसी तेज धूप में नंगे पैर। जूते कहाँ गए आपके? जूते? उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊंची करके भुट्टे बेचने वाली की ओर देखा और शरीर के भार को पैर पर टिकाते हुए कहा, पिटवा, जब से किसानी करना शुरू किया पैर के जूते अंतर ध्यान हो गए। भुट्टे खाने के पश्चात वह तरबतगंज तहसील की तरफ जाने वाली बस में सवार हो गया। बस यात्रियों से ठसाठस भरी हुई थी। उसने सूट बूट पहने एक यात्री से कहा, बाबूजी, थोड़े से जगह दे दो, हम भी बैठ जाएं। और साहब ने उसकी तरफ आँखों को तरेर कर और वह डर कर बस के फर्श पर बैठ गया। टूटी फूटी सड़कों पर उछलती हुई बस थोड़ी देर में तरबतगंज पहुंच गई। वहां से 5 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क पर उसका गांव चौबेपुर था। कच्ची सड़क पर आधे घंटे की यात्रा करने के पश्चात वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। पुराने जमाने का खपरेल का मकान, लेकिन बड़े बड़े नक्काशीदार दरवाजे यह बता रहे हैं कि किसी जमाने का बड़ा आदमी है। आज भी वह अपने गांव में लंबरदार के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम है राम भरोसे लंबरदार। राम भरोसे लंबरदार के पुत्र का नाम है राम खिलावन और पत्नी का नाम सीता देवी, पुत्री का नाम पार्वती। परिवार के सभी सदस्यों के नाम सुनकर ऐसा लगता है कि सारा का सारा देवत्व सिमट कर यहाँ आ गया है। राम भरोसे की उम्र 40 के आसपास होगी, लेकिन बाल सन की तरह सफ़ेद हो गए हैं। अपनी उम्र से 20 साल ज़्यादा बूढ़ा दिखता है वह। पत्नी भी झुर्रियों और पके बाल वाली है, हमेशा खांसती रहती है। वह लगता है कि दमे की मरीज है। राम खिलवन ने 12वीं कक्षा की परीक्षा विज्ञान से दी है। गणित का मेधावी छात्र है। राम खिलवन को इंजीनियर बनना चाहता है। राम भरोसे आखिरकार बनाए भी क्यों ना। बगल के गांव के प्रधान बलराम जी का लड़का विनोद 15 वर्ष पूर्व PWD का इंजीनियर बन गया था और आज पूरे इलाके में सबसे संपन्न आदमी है। बलराम प्रधान, कई गाड़ियां, कई ट्रैक्टर, जनरेटर, ट्यूबवेल और क्या नहीं है बलराम प्रधान के पास। किसी ज़माने में 25 एकड़ के किसान होते थे बाबू बनवारी लाल, राम भरोसे के पिता, लेकिन घटते घटते 25 एकड़ की जोत 10 एकड़ सिमट कर रह गई और पिछले वर्ष कैंसर से लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गए। मृत्यु भोज में राम भरोसे जी ने दिल खोल कर खर्च किया, सिरिया दान की, गाय बैल व अनेक जानवरों का दान किया, हजारों आदमियों ने भोजन किया। मृत्यु भोज कराने में राम भरोसे की कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन लंबरदार ने मूंछ नीची नहीं होने दी। पिछले 3 साल से खेत में गन्ने की फसल बोई जा रही है। गन्ने की फसल की लागत डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से काफ़ी बढ़ गई है। गन्ना एक बार बोए जाने पर 3 साल तक काटा जाता है। हर साल पैदावार पहले के साल से ज़्यादा प्रतिशत कम होती है, लेकिन पैसे नगद मिल जाते हैं। मील भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मिर्ज़ापुर में तो लाने ले जाने का खर्च कम ही लगता है। पिछले 3 साल से गन्ने को मील में पहुंचा दिया गया है।
3.5 लाख से ज़्यादा का भुगतान मिल से होना है, लेकिन मिल वाले हैं कि कान में रुई डालकर बैठे हैं। 3.5 लाख की भुगतान की रसीद उसके पास थी। रोज़ धरना प्रदर्शन मिल के गेट पर होता है। सरकार द्वारा रोज़ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन पैसा मिलने का कोई रास्ता नहीं खुल पा रहा है। रात का अंधियारा घर में पसरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी सीता देवी से कहा, 3.5 लाख रुपए का भुगतान मिल से होना बाकी है। मिल जाए तो बिटिया के हाथ पीले कर दें। वो 18 की हो गई है। तुम्हारी बात सुनकर हमारा कान पक गया है। आज भुगतान हो कर रहेगा, कल हो रहा है। तुम्हारे पास गन्ने भुगतान की पर्ची है, ओका हम क्या करेंगे? सीता देवी ने तुनक कर कहा। आस छोड़ देने से भुगतान हो जाएगा क्या? अगर मिल से पैसा मिल जाए तो समझो गंगा नहाए। और वह अपना समूह लेकर चादर मुंह ओढ़कर सो गया। सुबह वह पुनः मिल के दरवाजे पर खड़ा। आषाढ़ का दूसरा पखवाड़ा या जून के अंतिम दिनों तक बैसाख जैसा तपता सूर्य और साफ आसमान। मिल के गेट पर चिंता का पसरा मौन और गली चौराहे में अनिश्चित भविष्य की मानसिकता से ग्रसित रुग्ण चलती फिरती मानवीय किसानों की आकृतियाँ। मिल के दरवाजे पर एसडीएम ने ताला लगवा दिया है। पैराई बंद हो गई है। दरवाजे पर खड़े पुलिस वालों ने बताया कि मिल मालिक भागकर विदेश चले गए हैं। अब हाई कोर्ट के आर्डर से पैसा मिलेगा। भैया, कोर्ट कचहरी का मामला है, पैसा मिलना इतना आसान नहीं है। जब मिल जाए तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा देना। पुलिस वाला धीरे से बुदबुदाया। वह अपना समूह लेकर गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास घने बरगद की छत तले ओगले पर स्थित शिव मंदिर पर जाकर बैठ जाता है। वह धीरे से बुदबुदाता है, हे भोलेनाथ, किस अपराध की सज़ा आप हम गरीबों को दे रहे हैं? बचपन से मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, हमेशा लोगों को ज़िंदगी देने का काम किया है, तो मुझसे मेरी ज़िंदगी क्यों छीनी जा रही है? वह बड़ी देर तक मंदिर पर बैठा रहा, फिर लाठी टेकता थके पाँव से मुंह लटकाए घर की तरफ चल दिया। कुछ बताया मिल वालों ने कि कब तक पैसा देंगे? तुम तो कह रहे थे कि आज पता चल जाएगा, सीता देवी ने उलाहना भरे शब्दों में कहा। वह कुछ नहीं बोला। उसने सिर खटिया पर रख दिया और बूंदे टपकाने का प्रयास कर रही छोटी छोटी आँखों को जोरों से भींच लिया। वह मन ही मन बुदबुदाया कि दुख है कि कटने का नाम ही नहीं लेते, और वह सो गया। वह सुबह उठकर नहा धोकर पंचायत के दालान पर बैठा ही था कि किसी ने सलाह दी कि अरे ग्रामीण बैंक काहे नहीं जाते, वहाँ तुम्हें लोन मिल जाएगा और अब की बार गेहूँ बोएंगे। वह फिर से सारे देवताओं को याद कर ग्रामीण बैंक के दरवाजे पर खड़ा था। ब्रांच मैनेजर ने धीरे से पूछा, काहे खातिर आए हो लंबरदार? वह धीरे से बुदबुदाया, बाबूजी लोन लेना है। बैंक मैनेजर ने पूछा, कितने बीघा खेत है? 10 एकड़ पक्के हैं। बैंक मैनेजर ने धीरे से कहा, 2 बीघा गिरवी रख दो और 2 लाख का लोन उठा लो। फिर मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, राजनारायण चपरासी तुम्हें बता देगा। राजनारायण ने बताया कि 10,000 रुपये तुम्हें साहब को देने होंगे। उसकी आंखों में खून आ गया, लेकिन और कोई विकल्प ना था। उसने 10,000 की व्यवस्था की और लोन सेक्शन करवाया। गेहूं बो दिया गया। राम भरोसे गेहूं देखकर खुश होता। अब की बार गेहूं अच्छा होगा सीता देवी। अरे और नहीं का, हमारा भाग्य खराब है। गेहूं की फसल अब बड़ी हो गई थी। जैसे राजमिस्त्री अपने बनाए घर को देखता है, सुनार अपने जेवरों को देखता है, वैसे ही वह गेहूं की लहलहाती हुई फसल को खुश होकर देखता है। सीता देवी उसके साथ गेहूं की फसल को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, राम खिलावन की अम्मा, अब की बार भगवान हमारा सुन ले हैं। काहे नहीं, हम कौन दोषी हैं?
जो हमार बार नहीं सुनेंगे, सीता देवी ने कहा। खरपतवार नाशक कीटनाशक दवा कल बाजार से ले आना। खरपतवार और कीटों का डर अभी बना है। अगले दिन वो कीटनाशक दवा ले आया। गेहूं कटने वाला है, लेकिन ये क्या? आकाश में बादल घिरने लगे। जैसे भादों की रात में गरजते हैं, वैसे ही गरज रहे हैं बादल। सीता देवी ने राम भरोसे से कहा कि यदि ये बरस गए तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। और वो बड़ी तेजी से सारे देवताओं को याद करने लगा। हे शंकर भगवान, हे संतोषी माता, हे हनुमान जी, हे दुर्गा माई, आज न बरसाओ। लेकिन ये क्या? बादल अब बहुत तेजी से बरस रहे थे और ओले भी गिर रहे थे। ऐसी भीषण बारिश हो रही थी कि भादों की बारिश भी शर्मा जाए। वो रोने लगा। राम भरोसे को रोता देख सीता देवी भी रोने लगी। राम भरोसे जोर से चिल्लाया, सब लुट गया। रात का अंधेरा समाप्त हुआ। मुर्गे कुकड़ू करने लगे। वो बड़का पछलहरा में ही खेती कर पहुंच गया। उसके हाथ में एक छोटी सी टार्च थी। गेहूं की सारी बालियां खेत में औंधे मुंह पड़ी थी। सारा इलाका जलमग्न था। लाखों का फसल कौड़ियों में तब्दील हो गई थी। वो विचारों में खोया था। सरकार किसानों के लिए कोई उत्कृष्ट बीमा क्यों नहीं लाती? मोटर का बीमा, जानवर का बीमा, आदमी का बीमा है, फिर फसल का भी उत्तम किस्म का बीमा क्यों नहीं होना चाहिए? किसान की फसल किसान की ज़िंदगी है। जब हर 10 साल में सरकारी बाबुओं की तनख्वाह बढ़ रही है, पे कमीशन आ रहा है, तो किसान की फसल क्यों नहीं? उसी अनुपात में सरकारी क्रय मूल्य में वृद्धि हो रही। सोचते सोचते वह खेत की गीली मिट्टी पर बैठ गया। उसे याद आया कि चलें बैंक मैनेजर से बात करें। आखिरकार लोन लिया तो उसकी किस्त तो देनी होगी। अब फसल खत्म तो लोन कैसे चुकेगा? थोड़ी देर में बैंक मैनेजर के सामने था। बैंक मैनेजर साहब ने देखकर कहा, आओ लंबरदार, गेहूं तो बर्बाद हो गया। वो बुदबुदाया, अरे नहीं सरकार, गेहूं नहीं, हम बर्बाद हो गए। मैनेजर बुदबुदाया, अरे भाई, तुम तो ग्राम देवता हो और जहर तो देवता भी पीना पड़ता है। अंग्रेजी में तुम्हारा नाम फार्मर है, अर्थात मरने के लिए। अब बुत बना सुनता रहा। सरकार, हमारी खेतों की नीलामी नहीं होनी चाहिए। खेत गिरवी है, ठीक है, हम कुछ रास्ता निकालेंगे, पर भाई बैंक की किस्त तो तुमको भरनी पड़ेगी। वो बिना कुछ बोले वापस आ गया। उसके कानों में बैंक मैनेजर के शब्द गूंज रहे थे, तुम देवता हो और विष तो महादेव को ही पीना पड़ता है। उसने जल्दी से कीटनाशक दवाई उठाई और पानी में मिलाकर पी लिया, और थोड़ी देर में उसका शरीर निस्तेज होकर जमीन पर लुढ़क गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी हार गई हो। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ जानकारी के लिए बताया गया।